नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है परिकल्पना का परीक्षण। यूनिट 2 अनुसंधान योग्यता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। यह यूनिट 2 पेपर वन का आज का टॉपिक है अनुसंधान के चरण। इसी में आता है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना इसका मतलब है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम कुछ बनाते हैं। कोई भी जब हमने कोई रिसर्च हमने करी है, रिसर्च करने की जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसी में हम एक परिकल्पना करते हैं। अपने डेटा से रिलेटेड कुछ हम परिकल्पना करेंगे और फिर उसका हम परीक्षण करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स उसमें लगा के कि वो सही भी है या नहीं है। तो इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इसे हम इसमें पढ़ेंगे आज। तो परिकल्पना के दो तरीके से परीक्षण होते हैं। एक तो पैरामीट्रिक और दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण यहाँ पे होता है। जो पूरा का पूरा रिसर्च करने की जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है कि हम अनुसंधान समस्या का निरूपण, यानी कि पहली जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने रिसर्च करने किस चीज पे है। हमारा सोशल साइंस पे रिसर्च है या फिर फिजिकल साइंसेस पे रिसर्च कर रहे हैं, किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक क्या है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं, कोई हम मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर कोई सोशल साइंस से रिलेटेड कि किसी एरिया में हमें ये देखना है कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है। इस तरीके का जो भी है वो हम डिसाइड कर लेंगे और उसी में उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य की समीक्षा, जिसमें कि जो पहले वाले जो रिसर्च पेपर्स है उसमें देखते हैं कि उस फील्ड में और कितनी रिसर्च हुई है। उससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ नया हम क्या शोध इस पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम अपने उद्देश्य बनाएंगे, जो भी हमारा रिसर्च के उद्देश्य है। देन उसमें हम शोध के चर यानी कि वेरिएबल्स को हम पहचानेंगे, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किन वेरिएबल्स पे काम करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिकल्पना तैयार करते हैं रिसर्च की, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ओके, तो वही है कि परिकल्पना का परीक्षण मीन्स कि पहले हम परिकल्पना तैयार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी एरिया में गए और उस एरिया में हमें देखना है कि शिक्षा का स्तर कितना है, कितनी लिटरेसी है। हमने एक परिकल्पना हम ये बनाते हैं कि यहाँ पे 60% लोग शिक्षित हैं, तो उसी को हम परिकल्पना कहते हैं कि हमने क्या एज्यूम किया, हमने ये माना कि यहाँ पे इस एरिया ए में शिक्षा का दर है 60%। उसके बाद फिर हम वहां जाते हैं और वहां पे डेटा एकत्र करेंगे। हम डेटा हम देखेंगे कि कितने लोग वहां पे शिक्षित हैं। तो अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें किसी राज्य का पता करना है कि वहां पे शिक्षा कितनी है। अब राज्य में तो लाखों लोग होंगे, करोड़ होंगे, जैसे कि 10 करोड़ लोग हैं। अब हम 10 करोड़ लोगों का चेक नहीं कर सकते उनमें से कितने लिटरेट हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम एक सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। हम सैंपल ले लेंगे 10 करोड़ में से, हम अलग अलग जगहों पे जाके सैंपल इकट्ठा कर लेंगे और उनसे हम पूछेंगे। सपोज हमने कितने 10,000 लोगों का सैंपल ले लिया कि इसमें कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। ठीक है, उसके आधार पे इन 10,000 का जो सैंपल है उसके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये 10 करोड़ लोगों में कितने शिक्षित होंगे। सपोज हमें मिलता है कि 10,000 लोगों में से 60% लोग शिक्षित हैं, तो उसी के बेसिस पे हम ये मानेंगे कि जो 10 करोड़ हैं उनमें भी 60% ही होंगे। लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, हमें ये देखना है कि हमारे सैंपल में जो आ रहा है 10,000 लोगों में से तो 60% शिक्षित हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इसके आधार पे कि 10 करोड़ लोगों में से भी 60% ही शिक्षित होंगे? ये जो हमारी परिकल्पना थी कि 60% शिक्षित है, अब इसे ही प्रूव करने के लिए कि ये सच है या नहीं है, कि हमारा जो सैंपल का जो रिजल्ट आया है उसे हम पूरे के पूरी जनसंख्या पे लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिसाइड करने के लिए हम इस परिकल्पना का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया कि 60% लोग शिक्षित हैं, ये परिकल्पना सही है या नहीं है, इसे ही हम इसका परीक्षण करते हैं। उसके अलग अलग चरण होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं ये परीक्षण करने के। एक तो पैरामेट्रिक तरीके होते हैं और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण। तो यही हम देखते हैं आज कि तो सबसे पहले तो परिकल्पना क्या है, फिर से हम इसको समझ लेते हैं। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, जनसंख्या पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई कथन। जनसंख्या मतलब हम किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे हम लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि हमारा
भारत है, इंडिया में कितना गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, एवरेज व्हीट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमें ये रिसर्च, हमें ये जानना है, इस पे हमें एक रिसर्च पेपर लिखना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ये है हमारा। अभी यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पॉपुलेशन है, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन है जितना भी हमारा जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है, उसे हम कहते हैं यहाँ का, यहाँ पे पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। तो इस पॉपुलेशन के बारे में जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता करना है कि पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है। ठीक है, उनका एवरेज हाइट कितना है, तो हम इसमें एक परिकल्पना हम ये बनाते हैं कि पंजाब में रहने वाले लोगों की एवरेज हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये जनसंख्या है उसके बारे में हमने एक टिप्पणी यानी कि एक स्टेटमेंट दिया, तो इससे ही हम कहते हैं परिकल्पना। तो दैट इज द परिकल्पना। तो जनसंख्या पैरामीटर के बारे में, जनसंख्या पैरामीटर मतलब कि इसकी जो विशेषताएं हैं जनसंख्या की, जैसे कि ये जनसंख्या, इसकी हाइट कितनी है वो इसका एक पैरामीटर है, इसका वेट कितना है वो भी इसका एक पैरामीटर है, इसका शिक्षा का स्तर कितना है, कितने लिटरेट है लोग, वो भी एक पैरामीटर है। मतलब इसकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जिस पे भी हमको रिसर्च करनी है, उसे ही हम कहते हैं जनसंख्या का पैरामीटर। ठीक है, तो जनसंख्या विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी मात्रा, उसे कहा जाता है जनसंख्या का पैरामीटर। जैसे कि जनसंख्या औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट कितनी है, दैट इज इसका पैरामीटर। वैसे ही यहाँ इसका पैरामीटर क्या होगा, इसका पैरामीटर हो गया वीट प्रोडक्शन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इसकी विशेषता है कि वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, या फिर इसमें हमने कितना अमाउंट फर्टिलाइजर का ऐड किया है। तो ये सब कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। और जो पॉपुलेशन जनसंख्या पैरामीटर है उसी पे हम कोई ना कोई परिकल्पना करते हैं, क्योंकि उसी का हम परीक्षण कर रहे हैं। तो परिकल्पना परीक्षण जो होता है उसमें दो प्रकार की परिकल्पनाएं यहाँ पर करी जाती हैं। पहला तो है शून्य परिकल्पना, इसे हम H0 बोलते हैं, दिस इज H0 हम इसको कहते हैं। और दूसरा है वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि H1। देखो H0 क्या होता है, शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना का मतलब ये है कि जिसका हम परीक्षण करना चाहते हैं, यानी कि हमें पता करना है कोई स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है जिसमें कि सपोज 10,000 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं। अब हमें पता करना है कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका औसत वजन कितना है, वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है। तो हमने यहाँ पे एक परिकल्पना करी सबसे पहले कि जो छात्र हैं स्कूल में उनका औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। तो हम इसे लिखेंगे H0 म्यू इक्वल टू 50 किलोग्राम। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू है छात्रों का औसत वजन। तो ये हमने एक परिकल्पना करी कि 50 किलोग्राम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना, जिसका हम परीक्षण करना चाहते हैं। अब हमने पहले, सबसे पहले रिसर्च करने से पहले हम कुछ ना कुछ ऐसी परिकल्पना करते हैं, फिर जाके हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका परीक्षण करेंगे कि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वो सही है या नहीं है। तो इसे हम कहेंगे शून्य परिकल्पना। दूसरा हम अगर उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, हमें पंजाब की जो पुरुष आबादी है, जो मेल पॉपुलेशन है, उसकी ऊंचाई पता करनी है, उनकी हाइट पता करनी है कितनी है। तो हम पहले एक, अब यहाँ पे कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, माना कि 1 करोड़ पुरुष प्रेजेंट यहाँ पे पंजाब में। तो हम एक परिकल्पना कर लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ पे जो भी जितने भी मेल पॉपुलेशन है उनकी जो एवरेज हाइट है 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे परिकल्पना हमारी क्या होगी, शून्य परिकल्पना H0 म्यू इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। म्यू क्या है यहाँ पे, एवरेज हाइट। तो इसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना। दूसरा आता है वैकल्पिक परिकल्पना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर H1। तो अगर हमने जो शून्य परिकल्पना करी थी, यहाँ पे स्कूल में बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 50 किलोग्राम है, फिर हमने इसका टेस्ट किया, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टैट हमने लगाई उसमें, और हमें पता चलता है कि 50 किलोग्राम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव या फिर वैकल्पिक परिकल्पना क्या है कि जब ये जो शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे वैकल्पिक परिकल्पना को हम एक्सेप्ट करते हैं। वैकल्पिक परिकल्पना 3 तरीके से हो सकती है, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं। H1 इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 किलोग्राम, मतलब कि जो बच्चों का एवरेज वेट है वो 50 किलोग्राम नहीं है। देखो शून्य परिकल्पना क्या है कि 50 किलोग्राम वेट है,
तो ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक परिकल्पना हो जाएगा कि 50 किलोग्राम वेट नहीं है। और भी वैकल्पिक परिकल्पनाएं हो सकती है कि बच्चों का वेट 50 किलोग्राम से कम है या फिर 50 किलोग्राम से ज्यादा है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये है वैकल्पिक परिकल्पनाएं। पहला वाला क्या है, शून्य परिकल्पना, जो हमने एज्यूम किया, जो हमने मान लिया कि वेट 50 किलोग्राम है, तो ये शून्य परिकल्पना है। इसके रिजेक्ट होने पे बाकी की जो परिकल्पनाएं एक्सेप्ट की जा सकती हैं, उसे हम कहते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। तो अब हम कर लेते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसके बाद यह परिकल्पना हम बना लेते हैं, फिर हम उसका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो हम जनसंख्या से क्या करते हैं, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी बच्चे हैं, हमने पहले मान लिया कि इनका जो एवरेज वेट है 50 किलोग्राम है। तो जितने भी बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, उनमें से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे जाके। हमने सपोज 500 बच्चों को का सैंपल, अलग अलग क्लास से हम 500 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद हम उनका वेट करेंगे। ठीक है, सबका हम वेट नाप लेंगे यहाँ पे। यानी कि हमने क्या किया, हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो, डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं अपना, उसका परीक्षण हम करते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग चरण होते हैं का परीक्षण करने के लिए। तो सबसे पहला चरण तो यही है कि हमने यहाँ पे एक शून्य परिकल्पना बना ली। देखो, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ना कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य परिकल्पना बनाएंगे, यानी कि H0। उसके बाद उसकी वैकल्पिक परिकल्पना बनाएंगे हम, H1। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि रिस्क डिसाइड करते हैं, अल्फा और बीटा, जिसको कि हम बोलते हैं, इसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर जोखिम निर्धारित करें, अल्फा बीटा। फिर अपने नमूने का आकार तैयार करें, यानी कि जितना सैंपल है, हम कितना सैंपल ले रहे हैं। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चों का वेट हमें पता करना था, टोटल बच्चे कितने 10,000, उसमें से हमने सैंपल डिसाइड कर लेंगे कि हम 500 बच्चे का वेट देखेंगे या फिर 1,000 बच्चों का देखेंगे, वो क्या है हमारा सैंपल। तो सैंपल का आकार, उसका साइज हम डिसाइड कर लेंगे। फिर हम डेटा इकट्ठा करेंगे कि 500 बच्चे हैं, उन सभी का हमने वेट यहाँ पे नाप लिया। उसके बाद फिर उचित परिकल्पना परीक्षण चलाएं, मतलब कि टेस्ट करते हैं। इसमें देखो, टेस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि हमारा डेटा किस तरीके का है। कुछ हमारे जो शोध होते हैं वो वैज्ञानिक शोध होते हैं, तो उसमें अलग तरीके का डेटा आएगा। कुछ हमारे सोशल साइंस की जो स्टडीज होती है, उसमें अलग तरीके का शोध होता है, उसमें अलग तरीके का डेटा आता है। तो अलग अलग तरीके का जितना भी हमारे पास डेटा है, उसका परीक्षण करने के लिए हमारे पास जो हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अलग अलग तरीके का होता है। इसमें मेन है, जैसे कि हम इसमें जेट टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, एनोवा करेंगे। तो ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको आगे। तो ये सारे के सारे टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब टेस्ट करने के बाद जो हमें एक वैल्यू मिलती है, वैल्यू हम उसको बोलते हैं पी। उसके आधार पे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो ये परिकल्पना करी थी H0, वो सही है या नहीं है। से हमें सही एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है, इस पी के आधार पर अगर ये रिजेक्ट हो जाएगी, तो जो हमारा H1 है, वैकल्पिक परिकल्पना है, वो फिर सही साबित हो जाएगा। जैसे कि हमारी परिकल्पना क्या थी, 50 किलोग्राम का वेट है। अगर ये हमने टेस्ट किया उसमें, जैसे कि जेट टेस्ट किया, उससे हमें पी वैल्यू मिलता है, और उसके आधार पे अगर ये गलत साबित हो गया कि 50 किलोग्राम नहीं है, अगर 50 नहीं है, तो इसका मतलब कि सही क्या होगा कि ये 50 किलोग्राम नहीं है। वैकल्पिक वाली जो परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। या फिर हमने और भी कुछ बना रखे हैं इसमें कि 50 किलो से कम है, वो सही हो सकता है, या फिर 50 किलो से ज्यादा है, वो सही हो सकता है। मतलब हम तीन तरीके के इसमें टेस्ट करते हैं। पहला तो हमारा जो शून्य परिकल्पना है H0, वो ये है। दूसरा क्या है कि 50 किलोग्राम नहीं है, या तो हम इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर हम टेस्ट करेंगे कि ये लेस देन 50 किलोग्राम है। तो अगर हमें ये टेस्ट करना है कि 50 किलोग्राम से कम है, तो इसमें टेस्ट की जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। या फिर अगर हमें ये पता करना है कि वेट है वो 50 किलोग्राम से ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है, जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं इसमें। तो जो हम टेस्ट करेंगे वो इसी बेसिस पे हम करेंगे कि हमने जो परिकल्पना करी है, जो हमारा शून्य परिकल्पना क्या है और हमारी जो वैकल्पिक परिकल्पना क्या है, हम उसमें से क्या टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ही जो परीक्षण है वो हम चलाएंगे। और फिर हमें मिल जाता है यहाँ पे पी वैल्यू, और उसके आधार पे जो पी वैल्यू है
उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना है या फिर अस्वीकार करना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रोसेस हो गई। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, अब ये जो हमने एक प्रोसेस करी है पूरी, इस प्रोसेस को करने में अब हमने क्या किया कि हमारे पास में एक पॉपुलेशन है, 10,000 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, और 10,000 बच्चों का हमें एवरेज वेट यहाँ पे निकालना है। लेकिन हमने सारे बच्चों का वेट नहीं किया, हमने 10 के 10,000 बच्चों को ले जाके उनका वेट नहीं किया। हमने उसमें से सिर्फ सैंपल लिया, 500 ही बच्चों का हमने सैंपल लिया। अगर माना उसके आधार पे यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, 60 किलोग्राम का वेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि हमारे सैंपल का जो एवरेज वेट आ रहा है 60 किलो, तो जरूरी नहीं है कि इन सभी बच्चों का भी एवरेज वेट 60 किलो ही होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो, सैम्पलिंग करने में गलती कर दी हो, हमने डेटा का एनालिसिस करने में कुछ गलतियां कर दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियों की कुछ न कुछ आशंका हमेशा रहती है।